साथियों नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। तो साथियों आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का भुगतान सहकारिता मंत्रालय के द्वारा होना है और निवेशक परेशान हैं कि आखिर उनका भुगतान कैसे होगा, किस तरह से मिलेगा, और गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरफ से। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि भुगतान की प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, इसको देखते हुए लोगों में जो विश्वास एक बना था वो फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह एक ही है, लोगों को यह संदेह हो रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कहीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस तरह की जुमलेबाजी। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा में फंसे निवेशकों का भुगतान, जो कि आज निवेशक ब्रांचों पे सहारा के जा रहे हैं, वहां पता लगा रहे हैं कि आखिर भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी। वहीं पे कुछ लोग सीआरसी में आवेदन की बात हो रही है, तो सीआरसी में आवेदन हो रहे हैं और कुछ लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि उनका भुगतान सहारा से डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं सुनाना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा से भुगतान को लेकर के क्या कहा। शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापस देने का निर्णय किया। ने सुना, लेकिन इनके नाम से पैसा तो जमा है लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर ब्रांच से पैसे का भुगतान होता तो उसकी सिंपल प्रक्रिया थी कि जिस व्यक्ति के नाम से पैसा जमा है उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट प्लस उनके परिवार रजिस्टर का नकल, आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगा करके और वो भुगतान की प्रक्रिया नॉमिनी को हो जाया करती थी। लेकिन अभी जो ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया है, ये कैसे भुगतान होगा, ये लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो सीआरसी में आवेदन करें तो कैसे करें, उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इस पर भी मैंने लगातार जो है बात करने का प्रयास किया कि आखिर उनके लिए भुगतान कैसे होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी व्यक्ति जो भी सहारा के निवेशक हैं, 4 सोसाइटीज़ जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सहारा की, उसमें जितने भी निवेशकों का पैसा जमा है इन सोसाइटी में, तो वो जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया अपनी शुरू कर दें। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन आप आवेदन लिख करके और सीआरसी के पते पर आप डायरेक्ट भेज सकते हैं रजिस्ट्री के माध्यम से। इस तरह से आपको अपना आवेदन करना होगा और एकजुट होने की भी ज़रूरत है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये मामला आज से नहीं कई वर्षों से चलता हुआ भुगतान की प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी, इस तरह से होगी। तो कहीं न कहीं से गवर्नमेंट, मैं शुरू में भी पहले भी मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि कहीं न कहीं इन चिट फंड कंपनियों में फंसे निवेशक जो हैं उनके पैसे का अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं से सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है और उनकी सरकार की भी नाकामयाबी इसमें छिपी हुई है कि देश में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, तमाम घोटाले जो हुए हैं उससे भी बड़ा घोटाला इस देश के अंदर चिट फंड कंपनियां जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लाइसेंस लेकर के आई और पब्लिक का पैसा अपने कंपनी में जमा कराया और भुगतान का जब समय आया तो वो भाग गई। जैसे कि PSCL हो गया, विश्वामित्रा इंडिया परिवार हो गया, शारदा ग्रुप हो गया, तमाम कम से कम सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं
जिन्होंने पैसा निवेश तो कराया लेकिन किसी भी निवेशक का पैसा वापस नहीं हुआ। और उनका मामला सब जब न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय में भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकल पाया है कि आखिर उनका भुगतान होगा तो कैसे, उन कंपनियों का क्या होगा जिन कंपनियों ने इन भोली भाले निवेशकों का पैसा सीधे तौर पे हड़प करके और वो बैठ गए। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी हर तरह की चल संपत्ति जो है उसको बेच करके एक एक रुपए का भुगतान उन निवेशकों का हो जाना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और अपना क्लियरेंस करे कि लोगों का भुगतान कैसे होगा, उनका एक गाइडलाइन जारी किस प्रक्रिया के तहत उनका भुगतान होगा, कैसे होगा, विलंब क्यों हो रहा है, अभी तक गाइडलाइन जारी क्यों नहीं हो पाया, ये भी सोचने वाली बात है। तो सीधे तौर पे लोग भी अब धीरे धीरे जानने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये भुगतान की प्रक्रिया टाला जा रहा है ताकि चुनाव करीब आ जाए और फिर हम भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें ताकि इसका बेनिफिट सीधे सीधे तौर पे राजनीतिक पार्टियों को मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भुगतान सत्ता दल के जो लोग हैं, अगर भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू होती है तो ये निवेशक आपके वोटर हैं और आपको अपना समर्थन भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस दुख के घड़ी में अगर कोई पार्टी उनके जख्म पे मरहम लगाती है तो उससे बड़ा हमदर्द कोई व्यक्ति अगर इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत में अगर ये राजनीतिक दल के लोग अगर सामने आते हैं तो तमाम वो निवेशक जो हैं उनके पक्ष में अपना मतदान भी करेंगे और उनको एक राहत भी मिलेगा ताकि उनके फंसा हुआ पैसा उनको वापस मिल गया। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन चल रहा था ना जंतर मंतर पे और तमाम जनपदों में जो ज्ञापन की प्रक्रिया, धरना प्रदर्शन आंदोलन की, हमारा भुगतान कब होगा, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, इस प्रक्रिया को देखते हुए, इस आंदोलन को देखते हुए गवर्नमेंट भी घबरा गई थी। और इस घबराने का देन है कि 5,000 करोड़ रुपया सेबी ने सहकारिता मंत्रालय को दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये 5,000 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ निवेशकों में भुगतान होना है तो और लोग जो निवेशक हैं वो क्या करेंगे? क्या सबको भुगतान मिल जाएगा? तो सारे लोगों को भुगतान मिलना तो मुश्किल है। तो इसलिए आप सभी लोग एकजुट रहें और अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, आपको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने ही हक को पाने के लिए। तो संगठित रहिए और आंदोलन करने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं निवेशकों को छलने की फिर से कोई योजना तैयार हो रही हो। तो साथियों, मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।